आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 13। मॉम, मैंने सब खराब कर दिया है। आदिका मुझे छोड़कर चली गई। वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो बोल रही थी कि मुझसे अलग होना है उसे। वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मेरी गलतियों ने उसे मुझसे दूर कर दिया मॉम। सब खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आशा कुछ लम्हों को तो स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आदिका ऐसा कोई फैसला लेगी। उसने देवांश को देखा, वो बहुत ही बुरी हालत में था। आशा की आंखें भर आई। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी मजाक नहीं होती कि जब मन क्या तोड़ दी। अगर वो नाराज है तो हम मनाएंगे उसे। तुम्हारे डैड से बात करूंगी मैं। वो बात करेंगे उसके घर वालों से। वो अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। देवांश की हालत देख आशा को अब आदिका पर गुस्सा आने लगा था। वो मानती थी कि देवांश की गलती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो उसे ऐसे सजा दे। कितना प्यार करता था उसका बेटा उससे। वो उसके प्यार का ऐसे मजाक बनाकर चली गई। आशा देवांश को दिलासा देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर मानो किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। आशा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कियारिया सीढ़ियों पर खड़ी ये सब देख रही थी, फिर वापस उल्टे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों में नमी थी। जब उसे पता चला कि देवांश ने आद्रिका पर हाथ उठाया है तो उसे आद्रिका के लिए बहुत बुरा लगा था। साथ ही अपने भाई पर थोड़ा गुस्सा भी आया था। आखिर वो भी एक लड़की थी। अगर कोई उसके साथ ये सब करता तो वो भी हरगिज बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन आज अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। वो आज पहली बार अपने भाई को इस कदर टूटते हुए देख रही थी। रात को आशा ने जिग्नेश से बात की, साथ ही उसे बताया कि आद्रिका के जाने से देवांश किस कदर परेशान है। इस बार उसने देवांश और आद्रिका के झगड़े के बारे में भी जिग्नेश को बता दिया था, जिससे वो अभी तक बेखबर ही था। अब क्या करें? देवांश इन सबकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आशा जिग्नेश को चुप देख परेशान सी बोली, उससे कहो कि कुछ दिन आद्रिका से कोई बात ना करे और ना ही उससे मिले। उसने अपने और देवांश के झगड़े के बारे में अपने घर वालों को भी बताया होगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी उसे फिलहाल नहीं भेजेंगे। हमें कुछ वक्त इंतज़ार करना चाहिए। थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं खुद जाऊंगा उनके घर। गलती ज़्यादा देवांश की है। इस मामले को थोड़ा शांत होने दो। तब तक उसके घर वाले भी सोच लेंगे आगे क्या करना है। लेकिन देवांश नहीं समझेगा, बहुत परेशान है वो। अब परेशान होने से क्या फ़ायदा होगा? अपनी बीवी पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना उसे। जिग्नेश कुछ चिढ़कर बोला तो आशा को अब उस पर गुस्सा आ गया था। आप तो ये बात बोलिए ही मत। आज जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसे जलील करना, ये उसने आपसे ही सीखा है। आशा की बात सुन जिग्नेश कुछ बोल नहीं पाया। आशा सिर झटक कर बाहर चली गई। आद्रिका ने खाना खाया। रात को शोभा कमरे में आई तो प्रफुल्ल ने पूछा, उसे आजकल आद्रिका की बहुत फिक्र रहती थी। जी, मैंने खिला दिया है, शोभा ने कहा तो प्रफुल्ल ने गहरी सांस ली। क्या सोच रहे हैं? उसे सोच में डूबा देख शोभा ने पूछा। आद्रिका के बारे में सोच रहा हूँ। हमारी बच्ची ने इतनी सी उम्र में ही कितना कुछ झेल लिया है। उसका पति उस पर हाथ उठाता था और हम अब तक इस बात से अनजान थे। क्या माँ बाप इसीलिए अपनी बेटियों की शादी कर उन्हें दूसरे घर भेज दी कि वो लोग जैसे चाहें उनके साथ सलूक करें? बचपन में एक बार जब आद्रिका को थप्पड़ मारा था तो उस दिन बहुत दुख और पछतावा हुआ था मुझे। उस दिन के बाद मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया और उसके पति ने उस पर हाथ उठा दिया। क्या इसलिए शादी की थी उसने हमारी बेटी से? ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है आद्रिका को। आज मैं वो तकलीफ महसूस कर पा रहा हूँ जो कभी तुम्हारे पिता ने महसूस की होगी। उसके लहजे में दुख के साथ साथ अफसोस भी था। शोभा की आंखें भर आई। उसने कभी नहीं चाहा था कि कभी उसने जो बर्दाश्त किया था वो उसकी बेटियों पर भी बीते। आद्रिका और देवांश दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। देवांश के दिलो दिमाग में आद्रिका की बातें घूम रही थी, तो वहीं आद्रिका भी देवांश के बारे में ही सोच रही थी। उसने जो राह चुन ली थी वो उसके लिए आगे चलकर बहुत मुश्किल होने वाली थी। जाने किन किन लोगों के अलग अलग सवालों के जवाब देने थे उसे, और अभी तो उसे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि उसका परिवार, उसके माता पिता उसके फैसले में उसका साथ कब तक देंगे। आद्रिका को अपने मायके आए 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत गया था। इस कारण उसके आस पड़ोस में भी कुलबुलाहट होने लगी थी। आद्रिका की शादी को लगभग 1 साल होने को आया था। इस बीच वो सिर्फ धवल की शादी में ही अपने मायके आई थी, वरना तो उन सबको आद्रिका को देखा ही नहीं था। तो ऐसे में उन सब के मन में सवाल आना लाजमी था कि ऐसा क्या हो गया है आद्रिका के ससुराल में कि वो इस बार इतने दिनों के लिए आ गई है। आद्रिका तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उसके बाकी के परिवार वालों से कोई न कोई आद्रिका के बारे में पूछ ही लेता था। शोभा कई बार उन पर चिढ़ जाती थी। सलोनी और धवल इस मामले में अभी तक चुप ही थे। देवांश ने भी इतने दिनों से ना तो आद्रिका को फ़ोन किया था, ना ही उससे मिलने आया था, क्योंकि आशा ने उसे अपनी कसम देकर रोक लिया था।
फिर देवांश ने भी अपने मन को रोक लिया था कि शायद वक्त के साथ आदिका की नाराजगी खत्म हो जाए और वो उसे माफ कर दे। और इसी उम्मीद के साथ एक दिन वो अपने माता पिता के साथ आदिका के घर आ गया। प्रफुल्ल और शोभा ने पहले तो देवांश और उसके माता पिता को काफी कुछ सुनाया, खासकर देवांश को, जिसे वो चुपचाप सुन भी रहा था, क्योंकि एहसास तो उसे भी था अपनी गलतियों का। आशा और जिग्नेश आज आदिका को वापस ले जाने ही आए थे, इसीलिए जिग्नेश ने प्रफुल्ल को अपनी ओर से पूरा विश्वास दिलाया कि अब आदिका के साथ कुछ गलत नहीं होगा। देवांश अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। देवांश ने भी वादा किया था कि वो अपनी कभी आदिका पर हाथ नहीं उठाएगा। वो वाकई अपने किए पर शर्मिंदा था, इसीलिए प्रफुल्ल ने भी आदिका को वापस भेजने का फैसला कर लिया कि ये वो हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का घर टूटे। लेकिन आदिका इस बार किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने सबके बीच आकर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो अब देवांश के साथ नहीं रहना चाहती, देवांश से अलग होना चाहती है। देवांश का दिल उसकी बातें सुनकर मायूसी से भर गया था। जिग्नेश और आशा को भी उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्रफुल्ल और शोभा ने आदिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो ऐसा इरादा किए बैठी थी कि अब किसी की सुनना ही नहीं चाहती थी। सबके लाख समझाने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवांश और उसके मम्मी पापा को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। ये तुमने क्या किया आदिका? वो लोग तुम्हें लेने आए थे। मैं मानती हूँ देवांश से गलती हुई है, लेकिन वो माफ़ी भी तो मांग रहा है ना। उसे माफ़ कर देती तो छोटी नहीं हो जाती तुम। शोभा उसके पीछे ही कमरे में आ गई। मैंने एक बार माफ़ किया था मम्मी, लेकिन उसने मेरी माफ़ी की कदर ही नहीं की। वो शांति से बोली। तो अब क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे पैरों में पड़कर तुमसे माफ़ी मांगे तब माफ़ करोगी? वो बोल रहा था ना कि अब कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। मम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती बस। वो कुछ झुंझला कर बोली। आदिका इतनी जिद अच्छी नहीं होती है। तुम्हारी इस जिद के कारण तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। जिद? मम्मी आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मैं जिद कर रही हूँ? कल तक तो आप देवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, अब अचानक आपका सारा गुस्सा नाराजगी सब गायब हो गया है। अब देवांश आपको सही और आपकी खुद की बेटी आपको गलत लगने लगी है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। पापा ने कभी आपके साथ वैसा सलूक नहीं किया है ना, जैसा देवांश ने मेरे साथ किया। तभी आप मेरा दुख नहीं समझ पा रही हैं। आप नहीं समझ सकती कि जब देवांश ने मुझ पर हाथ उठाया था तब मुझ पर क्या बीती थी। उसकी आंखें गीली होने लगी थी। उसे ये तो पता था कि उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन इतनी जल्दी साथ छोड़ देंगे इसका भी उसे अंदाज़ा नहीं था। बात सुनो मेरी, तुम जो ये बोल रही हो ना कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकती, ये सरासर गलत बोल रही हो तुम। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तुमसे कहीं ज़्यादा बर्दाश्त किया है मैंने तुम जो ये सोचे बैठी हो ना कि तुम्हारे पापा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, ये सिर्फ तुम्हारा एक कोरा वहम है। जाने कितनी ही मार मैंने अपने पति की खाई है, और मेरे उस पति ने माफ़ी मांगना तो दूर, कभी अपने किए पर अफसोस तक नहीं जताया। ऐसे में मुझे भी तुम्हारे पापा से अलग होने का फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। शोभा की बातें सुन आदिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके पापा ने कभी उसकी मम्मी पर हाथ उठाया होगा। आदिका पति पत्नी के रिश्तों में समझौता ज़्यादातर पत्नी को ही करना पड़ता है। देवांश को अपनी गलती का पछतावा है। कुछ देर बाद शोभा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, क्या सबूत है आपके पास कि देवांश को वाकई अपनी गलती का एहसास है? किस आधार पर आप ये कह रही हैं कि वो आगे कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? उसने पूछा तो शोभा ने 2 पल को चुप हो गई। उसने कहा, उसने पहले भी यही कहा था, बल्कि वादा किया था। वो उसकी बात काट कर सपाट से अंदाज में बोली, पापा ने जब आप पर हाथ उठाया था तब आपने भी अपने माता पिता को इस बारे में बताया होगा। पापा से नाराज़ होकर अपने मायके गई होंगी, लेकिन आपके माँ बाप ने आपका साथ नहीं दिया और आपको समझाकर समाज दुनिया का हवाला देकर वापस पापा के पास भेज दिया। एक बार सोच कर देखिए, जो आपके माता पिता ने आपके साथ किया था वही आज आप मेरे साथ कर रही हैं। उसकी बात पर आशा कुछ नहीं बोल सकी। आदिका शाम को कुछ देर मंदिर जाने का बोलकर घर से बाहर आ गई। वो घर अब उसे पराया लगने लगा था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसे समझ सके। वो इस वक्त पार्क में बैठी थी, अचानक कोई उसके बगल में आकर बैठा तो आदिका ने गर्दन मोड़कर अपने बगल में देखा। वहाँ देवांश बैठा उसे ही देख रहा था। आदिका ने चेहरा फेर लिया। क्यों आए हो यहाँ? आदिका प्लीज़ घर चलो। कौन सा घर? तुम्हारा घर मेरा अपना नहीं है, और मेरे माँ बाप का घर भी अब मेरा अपना नहीं रह गया। उन्हें भी तुम सही और मैं गलत लगने लगी हूँ। कितनी आसानी से तुम सबके लिए विक्टिम बन गए हो और मैं सबकी नज़रों में दोषी। उसके लहजे में गुस्सा था, निराशा थी। आदिका ऐसा नहीं है, ऐसा ही है देवांश। सबको लग रहा है कि मैं बेवजह की जिद कर रही हूँ, अपनी अना को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। सबको तुम्हारा दुख दिख रहा है, लेकिन मेरी तकलीफ कोई नहीं देखना चाहता। आदिका, मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का। मैं अपने किए पर वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, शर्मिंदा? तुम शर्मिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे किए की वजह से तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर हो गया। तुम्हारे मन में अपने बच्चे को खोने का गिल्ट है, लेकिन इन सब में मैं कहीं नहीं हूँ।
अगर मैं उस दिन प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए ये एक मामूली सी बात होती, जैसे तब थी जब तुमने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। आदिका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा नहीं है, मैं सच में बदल गया हूँ। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज़ घर चलो। तुम्हें मेरे लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है देवांश। तुमने तो मुझे ही बदल दिया है हर तरह से। मैं ऐसी कभी नहीं थी जैसी अब बन गई हूँ। सब बोल रहे हैं कि मैं सब भूल कर तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन क्या वाकई इतना आसान है सब कुछ भूलना? मेरे मना करने के बावजूद तुमने मुझसे शादी की। मैं ये बात भूल गई। तुमने मेरी दोस्त को धोखा दिया, फिर मुझसे शादी का मन बना लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माही की नज़रों में कितना गिरा हुआ महसूस करूंगी। तुम्हारी वजह से रेनू आंटी ने मुझे जलील किया, मुझे माही से दूर होना पड़ा। मैं ये बात भी भूल गई। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजा। मैं अपने परिवार की नज़रों में गिर गई। उनका विश्वास उठ गया मुझ पर से। मैं ये बात भी भूल गई। लोगों ने मुझे ताने दिए कि मैं तुम्हें फंसाया है, लेकिन मैंने उस बात को भी इग्नोर किया। शादी के बाद मैं बिल्कुल वैसी बन गई जैसा तुम बनाना चाहते थे। तुमने मुझे ही मेरी माँ बाप के घर जाने से रोक दिया। मैं ये बात भी भूल गई। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी, लेकिन तुमने माफ़ी मांगी और मैं उस बात को भी भूल गई। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखो देवांश, क्या तुम भूल जाते ये सारी बातें? उसने अब देवांश को देखकर सवाल किया। वो कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि मैं हमारा रिश्ता बचाना चाहती थी, तुम्हारा साथ चाहती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं भूल पा रही हूँ। नहीं भूल पा रही हूँ कि तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। मैं नहीं भूल सकती कि तुम्हारी एक गलती ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। वो सर झुकाकर रो पड़ी थी। देवांश ने तड़प कर उसे देखा। आज उसे अपनी हर जाति का एहसास और ज़्यादा शिद्दत से हो रहा था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। आदिका, देवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो वहाँ से उठ गई। नहीं देवांश, इस बार नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार, हमारे रिश्ते को अपने मान सम्मान से ज़्यादा तरजीह दी है, जिसका सिला बहुत खूब मिला है मुझे, लेकिन इस बार नहीं। पिछली बार जो मैंने तुम्हें माफ़ किया था ना, वो मेरा प्यार था। इस बार जो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसे तुम बार बार चोट नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ऐसा कोई मौका अब मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं। उसने अपने आंसू साफ कर लिए। क्या मैं एक मौका भी डिजर्व नहीं करता? देवांश की आवाज़ बहुत भारी हो गई थी। मैंने मौका दिया था देवांश, लेकिन तुम उसके काबिल ही नहीं थे। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें चाहा, लेकिन तुम हमेशा खुदगर्जी बने रहे। अपने सामने मैं तुम्हें कभी नजर ही नहीं आई। तो अब मान लो कि मैं खुदगर्ज बन गई हूँ। तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि जब आप किसी को चाहो और वो इंसान खुदगर्ज बन जाए तो कितनी तकलीफ होती है। आदिका उसे देखते हुए बोली। उसकी आंखों में गहरा दर्द था जो देवांश को शर्मिंदगी की गहरी खाई में धकेल गया था। आदिका जा चुकी थी, लेकिन वो वहीं बैठा था। उसने खुद ही अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ ली थी। देवांश आज जिंदगी में पहली बार इतना हारा हुआ महसूस कर रहा था। आदिका घर पहुंची तो वहाँ एक अलग ही बखेड़ा खड़ा हो रखा था। धवल और उसके पापा की बहस चल रही थी कि धवल चाहता था कि आदिका अपने ससुराल वापस चली जाए, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे थे। लेकिन प्रफुल्ल इसे समझा रहा था कि वो आदिका को उसकी मर्जी के खिलाफ वापस नहीं भेज सकता। आदिका को देखकर धवल भुनभुनाते हुए अपने कमरे में चला गया। प्रफुल्ल भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया तो आदिका उसके पीछे कमरे में आ गई। क्या बोल रहे थे भैया? उसने अपने पापा से सवाल किया। कुछ भी नहीं, तुम जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, फिर खाना खाते हैं। लेकिन पापा। बेटा जाओ, मैं भी तब तक कपड़े बदल लेता हूँ, प्रफुल्ल ने कहा तो आदिका बेबन से कमरे के बाहर चली गई। कुछ दिन और बीत गए थे। देवांश उस दिन के बाद आदिका के पास नहीं आया था और ना ही उसने कोई कॉल ही की थी। लेकिन आदिका के घर में सब उसे किसी न किसी तरह उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब का असर ये हो रहा था कि वो देवांश को माफ़ करने का सोचने के बजाय उससे दूर जा रही थी। आदिका बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। धवल की उसके मम्मी पापा से अक्सर ही यही बहस होती थी कि वो आदिका का साथ दे रहे हैं, तभी तो वो इतनी जिद कर रही है। आज भी यही हो रहा था। धवल बाहर तेज़ आवाज़ में बोल रहा था और उसकी आवाज़ें अंदर आदिका के कानों में भी पड़ रही थी। पापा, आपने मम्मी ने उसे सर चढ़ा लिया है, तभी वो आज किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही जिद करती रही तो देवांश उसे तलाक दे देगा। उसके लिए दूसरी शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन करेगा फिर एक तलाकशुदा लड़की से शादी? धवल गुस्से में बोला। ये सब हमें भी पता है धवल, लेकिन क्या करें? वो जाना ही नहीं चाहती तो क्या ज़बरदस्ती करें उसके साथ? प्रफुल्ल ने परेशान होकर कहा। आप दोनों कुछ मत करिए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए, इंतज़ार करिए कि कब देवांश तलाक के कागज़ भेजता है। धवल, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हो? भगवान ना करे आदिका के साथ कभी ऐसा कुछ हो। अगर वो ऐसे ही जिद पकड़कर बैठी रही तो देख लीजिएगा, एक दिन ऐसा ही होगा। अगर ऐसा होगा भी तो मेरे साथ होगा ना, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आदिका ने बाहर आकर धवल से कहा। देख रहे हो पापा कैसे ज़ुबान चला रहे हैं इसकी। हम इसके भले का सोच रहे हैं और ये खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। आखिर अब ऐसी क्या कमी नज़र आने लगी है तुम्हें आदिका? उसे हमने तुम्हारे लिए पसंद नहीं किया था,
उससे शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था। धवल पहले अपने पापा से और फिर आद्विका से बोला। ठीक है, उससे शादी करने का फैसला मेरा था तो उससे अलग होने का फैसला भी मेरा ही है, और मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अगर तुमने देवांश से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है तो मेरे साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। धवल की बात सुन आद्विका शॉक्ड हो गई। बाकी सब भी हैरानी से उसे देखने लगे। और हाँ, अगर तुमने अब सबकी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है तो अपने रहने का ठिकाना भी कहीं और ढूंढ लेना। हम में हिम्मत नहीं है तुम्हारी वजह से लोगों के ताने सुनने की। पहले ही तुम्हारी शादी के वक्त हम सब काफ़ी कुछ झेल चुके हैं। धवल की बातों ने आद्विका को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन इन सब का अंदाज़ा शायद उसे पहले से ही था, इसीलिए वो कमज़ोर नहीं पड़ने वाली थी। आप फिक्र मत करिए भैया, मैं कल ही चली जाऊंगी। आप सबको मेरी वजह से कोई परेशानी हो ऐसा मैं कभी नहीं चाहती। उसके बाद सुन धवल हैरानी से उसे देखने लगा। उसने वो सारी बातें सिर्फ उसे डराने के लिए कही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि आद्विका इतना मजबूत इरादा किए बैठी है कि अब किसी की सुनना ही नहीं चाहती। आद्विका एक गहरी सांस लेकर वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। आद्विका इतनी जिद अच्छी नहीं होती। धवल ने कुछ गुस्से में बोला तो आद्विका ठिठक गई। आपके लिए जिद होगी भैया, मेरे लिए मेरी अपनी मर्जी से अपने लिए लिया गया फैसला है जो अब मैं नहीं बदलूंगी। वो उसे देखते हुए बोली और फिर वापस कमरे में चली गई। प्रफुल्ल ने गुस्से में धवल की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आद्विका से ये सब बोलने की? ये घर मेरा है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से जाने के लिए बोलो। ये घर जितना तुम्हारा है उतना उसका भी है। दोबारा ऐसी कोई बात अपनी ज़ुबान पर मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रफुल्ल की बात सुनकर धवल बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सलोनी भी उसके पीछे कमरे तक आई। धवल अपने माथे को पकड़कर बेड पर बैठ गया। सलोनी उसके पास बैठ गई। तुम्हारे मम्मी पापा को अपनी बेटी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तुमने ना बिल्कुल ठीक कहा आद्विका से। आखिर वो इस घर में हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना। तुम सबने उसकी शादी करके उसे अपने असल घर भेज दिया था, और फिर लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि नाराज होकर पति से अलग होने का फैसला ही कर लिया जाए। धवल ने अपनी आंखें खोलकर सलोनी को देखा। एक बात बताओ सलोनी, अगर मैं तुम्हारे साथ मारपीट करूं, तुम पर हाथ उठाऊं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? धवल ने उससे कहा तो सलोनी तुनक कर उठ गई। सपने में भी ऐसा सोचना भी मत धवल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं ये सब बर्दाश्त करूँगी। मैं आज के ज़माने की मैच्योर लड़की हूँ। अगर तुमने कभी मुझ पर हाथ उठाने की गलती भी की ना तो छोड़कर चली जाऊंगी मैं तुम्हें। वो उसे उंगली दिखाकर ऐसे वार्न कर रही थी मानो धवल ने वाकई उस पर हाथ उठा दिया हो। धवल उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया। कमाल है ना, जब बात खुद पर आए तो तुम्हें सोचकर ही इतना गुस्सा आ रहा है, और तुम मुझसे मेरी बहन के लिए बोल रही हो कि लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं। वो संजीदगी से बोला तो सलोनी एकदम से चुप हो गई। लेकिन तुम ही तो, वो बहन है मेरी, मुझे उसके फ्यूचर की टेंशन है जिसे वो अपने गुस्से और नाराज़गी में नहीं देख पा रही है। मैं बस चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी उम्मीद है देवांश के साथ उसका रिश्ता बचने की तो उनका रिश्ता बच जाए। उससे अलग होकर भी वो खुश नहीं रह पाएगी। वो एक गहरी सांस लेकर बोला तो सलोनी भी चुप हो गई। अगली सुबह आद्विका ने अपना बैग पैक कर रही थी तब शोभा उसके कमरे में आई। सेजल ने जाकर उसे बता दिया था कि आद्विका अपना सामान समेट रही है। ये क्या कर रही हो तुम? शोभा ने उसके पास आकर पूछा। आप लोगों को अपनी वजह से और परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए जा रही हूँ। उसके बिना देखे ही जवाब दिया। आद्विका धवल ने गुस्से में कह दिया था, तुम्हारे पापा ने उसे बहुत डांटा है, वो दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करेगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, लेकिन आद्विका ने अपना बैग पैक कर लिया था। वो बाहर आ गई जहाँ प्रफुल्ल ने भी उसे रोकने की कोशिश की। उसे गुस्से और सख्ती से मना भी किया, लेकिन वो अपनी वजह से उन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। फैसला उसका अपना था तो परेशानियाँ भी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। उसने जब किसी की नहीं सुनी तो धवल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लाकर अंदर की कुंडी बंद कर दी। आद्विका हैरानी से उसे देखने लगी। उसने आद्विका को बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। मेरी वजह से जा रही हो? उसने पूछा तो आद्विका ने ना में सर हिलाया। कल मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। मुझे लगा था मेरी बातों से तुम शायद अपना फैसला बदल लोगी, लेकिन मैं शायद गलत था। वो 2 पल ठहर कर बोला, नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं कहा था। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। लगता है मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है, तभी हम में से किसी की कोई बात को अहमियत नहीं दे रही। धवल ने कहा तो वो कुछ नहीं बोली। धवल ने गहरी सांस ली और उसका हाथ अपने हाथ पर रखा। आद्विका ने सर उठाकर धवल को देखा। आद्विका, मैं वादा करता हूँ तुमसे, आज के बाद हम में से कोई भी तुमसे देवांश को लेकर तब तक कोई बात नहीं करेगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। हम सबको तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन थी, बस इसीलिए हम सब, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करो। हम सब साथ हैं तुम्हारे, तुम अकेले नहीं हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि हम में से किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। हम सब सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। धवल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो आद्विका उसके गले लगकर सिसक उठी। धवल ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा।
दूसरी तरफ देवांश का हाल बुरा हो गया था। आद्विका के जाने से न उसे खाने का होश रहता था और ना ही सोने का। ऐसा लगता था मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। आद्विका के जाने से उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई थी। उसे अपना आने वाला आजकल कोई नजर नहीं आता था। आशा और जिग्नेश उसके लिए बहुत परेशान थे। उन दोनों को देवांश सबसे ज़्यादा प्यारा था। उसकी छोटी सी परेशानी में भी वो दोनों उससे ज़्यादा परेशान हो उठते थे। और आज तो देवांश इतनी तकलीफ से गुजर रहा था। उन दोनों के लिए भी ये वक्त बहुत मुश्किल था। क्यारा भी कभी अपने माँ बाप के लिए परेशान होती तो कभी उसे अपने भाई की हालत पर गहरा दुख होता। उन सबको अब आद्विका पर गुस्सा आने लगा था कि उसकी वजह से देवांश की ऐसी हालत हो गई थी। उन सब ने उसको कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। उनके घर में एक अजीब सी अशांति फैल गई थी। एक सुबह देवांश बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जाने लगा, लेकिन आज आशा ने उसे अपनी कसम देकर रोक लिया। देवांश भी चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गया। आशा ने उसकी प्लेट लगा दी। जिग्नेश और क्यारा भी वहीं थे। देवांश अब बहुत मायूस और उदासीन रहने लगा था। जल्दी से किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता था और ना ही किसी से कोई बात शेयर करता था। तो अब आगे क्या सोचा है तुमने? जिग्नेश ने उससे पूछा। किस बारे में? देवांश ने बिना देखे ही पूछा। अपनी ज़िंदगी के बारे में। मुझे नहीं लगता वो लड़की अब आएगी। कब तक उसके इंतज़ार में बैठे रहोगे? जिग्नेश की बात सुनकर देवांश एक लम्हे को ठिठका, लेकिन फिर वापस अपनी प्लेट में चम्मच घुमाने लगा। उस लड़की को अपनी शादी से ज़्यादा अपनी ईगो प्यारी है, तो रहने दो उसे अपनी ईगो में। हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुमने हमारी नहीं सुनी। लेकिन अब भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। उस लड़की को तलाक दे दो, हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी। इनफ। देवांश ने गुस्से में जिग्नेश की बात को काट दिया और जोर से चम्मच प्लेट में पटक कर वो उठ गया। ऐसे बात को अधूरा छोड़कर जाने से कुछ नहीं होगा। उसे तलाक का नोटिस भेजो, तभी उस लड़की को अपनी गलती का एहसास होगा। तलाक का नोटिस जब उनके पास पहुंचेगा तभी उस लड़की और उसके परिवार वालों की अकल ठिकाने आएगी। वो जाने लगा था, लेकिन जिग्नेश की बातें सुनकर रुक गया। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं चाहिए। इसलिए दोबारा डाइवोर्स की बात मत करना डैड, और ना ही मेरी मर्जी के खिलाफ आप इस मामले में इंटरफेयर करेंगे। आद्विका मुझसे ऑलरेडी बहुत नाराज़ है। डाइवोर्स की बात करके मैं उसे और नाराज़ नहीं करना चाहता। उसने खुद को शांत रखते हुए अपनी बात कही। आजकल वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता था कि अब उसमें और हिम्मत नहीं थी अपने गुस्से के कारण कुछ खोने की। जिग्नेश ने आगे कुछ नहीं कहा। आशा कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी उसे देव आता दिखा। उसी ने देव को बुलाया था ताकि वो देवांश से बात करे, उसके मन का हाल जान सके। देव देवांश को अपने साथ ले गया। वो दोनों इस वक्त एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर थे। देवांश हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए आसमान छूती बिल्डिंग्स को घूर रहा था, जबकि देव उससे थोड़ा दूर खड़ा होकर उन बातों को सोच रहा था जो अभी देवांश ने उसे बताई थी। देवांश ने उसे अपने और आद्विका के बीच अब तक जो कुछ हुआ वो सब कह सुनाया था। एक तो देव उसका बेस्ट फ्रेंड था जिससे वो कोई बात छुपाता नहीं था, और दूसरा देव एक समझदार इंसान था। उसे यकीन था कि वो एक अच्छी सलाह देगा। देव अभी उसकी बातों के बारे में सोच ही रहा था कि देवांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आज ज़िंदगी में पहली बार खुद को इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब वो साथ थी तो मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरे लिए क्या है, और अब समझ भी आया है तो सोचकर खुद को नहीं बदला कि वो बीवी है मेरी, मुझे छोड़कर थोड़ी ही जाएगी। लेकिन आज जब वो साथ नहीं है तब समझ आ रहा है कि वो क्या मायने रखती थी मेरे लिए। अब समझ आ रहा है कि मैंने कब कब और कहाँ कहाँ उसे तकलीफ़ पहुँचाई थी। अपनी हर गलती आईने की तरह साफ नज़र आती है, और मैं जितना सोचता हूँ उतना ही खुद की नज़रों में गिरता जा रहा हूँ। काश वक्त रहते मैंने अपनी गलतियों से सबक ले लिया होता, तो आज मेरी आद्विका मेरे पास होती, और शायद मेरा बच्चा भी। उसकी पलकें गीली हो गई थी। देव ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। देवांश, खुद को संभालो, इस तरह कमज़ोर पड़ोगे तो सच में आद्विका को खो दोगे। तो क्या करूं मैं देव? वो भरोसा करने को कोई तैयार ही नहीं है कि मैं अपने किए पर वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास है अपनी गलतियों का, मैं सच में बदलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे कोई मौका ही नहीं देना चाहती, क्योंकि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। देखो, तुम जो बार बार उसके पास जा रहे हो, उसे उसके घर वापस आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हो। शायद उसे लग रहा है कि तुम अभी भी अपने ही बारे में सोच रहे हो। वो नहीं कर रहे जो वो चाहती है। जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उसके मुताबिक तुमने हमेशा उसे अपने अकॉर्डिंग चलने पर मजबूर किया है, और अभी भी शायद उसके दिमाग में यही बात है कि तुम अब भी उस पर अपनी मर्जी थोपना चाहती हो, जो अब वो करना नहीं चाहती। वो अब अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव के अपनी ज़िंदगी के फैसले करना चाहती है, और अगर तुम उससे वाकई प्यार करती हो तो उसके फैसलों में उसका साथ दो, चाहे वो तुम्हारे हक में हो या तुम्हारे खिलाफ। तुम कहना क्या चाहते हो? देवांश ने उसे देखा। देव ने एक गहरी सांस ली। अगर वो तुमसे दूर होना चाहती है तो हो जाओ उससे दूर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देवांश ने उसे गुस्से में देखा। देवांश, मेरी बात को समझो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि कानूनी रूप से उससे अलग हो जाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसके फैसले, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दो। जो वो चाहती है वो करो। कभी तुम उसका भरोसा फिर से जीत पाओगे।
तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ और इन सब की वजह से उसका मिसकैरेज, इन सब बातों से वो अभी तक उभर नहीं पाई है। ऐसे में उसके दिमाग में सिर्फ वो बातें ही आती हैं जब तुमने उस पर अपनी मर्जी थोपी थी, उस पर हाथ उठाया था। इसीलिए वो नहीं देख पा रहे हैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गिल्ट। उसने तुम्हें मौका दिया था अपनी गलती सुधारने का, लेकिन तुम नहीं बदले, तो अभी उसके मन में यही ख्याल होगा कि शायद अब भी तुम खुद को नहीं बदलोगे। वो माफ़ कर देगी तो फिर से उस पर हाथ उठाओगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, वो जल्दी से बोला तो देव हल्के से मुस्कुराया। आई नो दैट कि तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन ये बात आदिका को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसे लेने दो अपना टाइम। खुद के दिमाग से सारी बातें सोचेगी, तभी समझेगी, तभी एक सही फैसला ले पाएगी। वो गुस्से और नाराज़गी के बादल छटेंगे, तभी तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा पछतावा नजर आएगा उसे। बस तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना है। मेरा यकीन मानो, आज जो फैसला उसने तुम्हारे खिलाफ लिया है, कल वो फैसला तुम्हारे हक में लेगी। प्यार के आगे गुस्सा और नाराज़गी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। बस तुम इन सब में से ये सबक ज़रूर लेना कि आगे से कभी आद्विका का दिल ना दुखाओ, कभी नहीं। मैं आद्विका को कभी हर्ट नहीं करूँगा। देवांश देव के गले लग गया। इतने दिनों से जो नेगेटिविटी उसके अंदर थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। उसे अब एक राह नज़र आने लगी थी जो यकीनन मुश्किल थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगले दिन देवांश आद्विका के घर पहुंच गया। उसे अपने घर में देख आद्विका कुछ हैरान होने के साथ चौंक भी गई। अगले दिन देवांश आद्विका के घर पहुंच गया। उसे अपने घर में देख आद्विका कुछ हैरान होने के साथ चौंक भी गई। उसे हैरान परेशान देवांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दरवाज़ा सलोनी ने खोला था, लेकिन आद्विका भी किचन से बाहर आ गई थी। कुछ बात करना चाहता हूँ आद्विका से अकेले में। उसने आद्विका को एक नज़र देख सलोनी से कहा, यही कर लो जो बात करनी है। आद्विका आगे जाते हुए बोली तो देवांश ने उसे देखा। कुछ पर्सनल बात है जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच ही रहे तो अच्छा है। देवांश उसके पास आता बोला तो आद्विका ने हैरान नजरों से उसे देखा। सलोनी कुछ असहज होकर अपने कमरे में चली गई। जो देवांश ने आद्विका का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आद्विका सदमे किसी हालत में उसे देखी गई। देवांश पलटकर उसके करीब आया तो वो पीछे दीवार से लग गई। उसे आज देवांश बहुत बदला हुआ सा लग रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम डरा धमकाकर मुझे साथ ले जाओगे तो तुम। आद्विका की बात अधूरी रह गई। देवांश के पास आकर उसके होंठों पर उंगली रख दी। बड़ी ही नेगेटिव सोचने लगी हो मेरे बारे में। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही हो। उसके लबों से उंगली हटाकर बोला, तो फिर क्यों आए हो यहाँ? वो कुछ संभल कर बोली। देवांश की करीबी उसे असहज कर रही थी। वो उसके बहुत करीब आ गया था, साथ ही अपना हाथ भी उसके सर के पास दीवार से लगा लिया था। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो उसके गाल से अपना गाल रब करते हुए बहुत प्यार से बोला तो आद्विका का दिल धक से रह गया। ये उसकी उम्मीद से परे था। दूर दूर रहकर बात करो। आद्विका ने संभल कर फौरन ही उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा। क्यों? देवांश ने हल्का सा चेहरा मोड़ कर पूछा। साथ ही उसके बालों में लगा क्लेचर भी हटा दिया। देवांश ने अपना चेहरा उसके बालों के पास ले जाकर एक गहरी सांस भरी तो आद्विका ने कसकर आंखें मींच ली। तुम सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? देवांश की हरकतें अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देवांश मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, तुम जानती हो मैं सुबह नहीं पीता। उसके बोलते हुए उसकी गर्दन को अपने लबों से छू लिया। आद्विका की आंखें एक लम्हे को बंद हो गई। इस इंसान की करीबी उस पर आज भी इतना असर करती थी कि वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। देवांश जब खुद ही उससे थोड़ा दूर हुआ तो आद्विका ने एक राहत भरी सांस ली और सिर उठाकर देवांश को घूरा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। आद्विका आज उसके इरादे समझने में बिल्कुल ही असमर्थ थी। देवांश ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। आद्विका ने नासमझी से उसे देखा। इसे अपने पास रख लो। किस लिए? मुझे तुमसे बात करनी होती है ना, इसलिए। मुझे नहीं चाहिए ये। आद्विका ने उसे वापस देना चाहा, लेकिन देवांश ने नहीं लिया। ठीक है, फिर मैं रोज़ तुम्हारे घर आऊँगा। उसकी बात आद्विका समझ नहीं पाई। देवांश उसके करीब। तुम तो जानती हो कितनी बुरी आदत लगी हुई है मुझे तुम्हारे बिना तो रात को नींद तक नहीं आती। वो उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए बोला। ना चाहते हुए भी बातों में उदासी छलक आई थी। आद्विका ने चेहरा फेर दिया। देवांश ने एक ठंडी सांस छोड़ी। लेकिन फिर भी मैं मैनेज करूंगा, क्योंकि तुम यही चाहती हो। लेकिन तुमसे बात तो मैं रोज़ करूंगा, इसीलिए या तो तुम ये फ़ोन रख लो या फिर मैं रोज़ तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मेरा तो ऑफिस भी इसी रूट पर पड़ता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से बोला। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, तुम रोज़ यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर इसे अपने पास रख लो। देवांश तुम। आद्विका, मैं तुम्हारी सारी बातें मान रहा हूँ, बदले में तुम मेरी एक छोटी सी बात तो मान ही सकती हो ना। वो कुछ रिक्वेस्ट करने वाले लहजे में बोला तो आद्विका अब कुछ नहीं बोली, लेकिन वो किसी सोच में गुम थी। थैंक्स, देवांश ने कहा, साथ ही उसके गाल पर किस करके उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आया। आद्विका ने चौंक कर उसे देखा तो उसने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दी। तुम जाओ यहाँ से। आद्विका गुस्से में थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली तो देवांश मुस्कुराकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो कमरे से बाहर आया। उसके पीछे ही आद्विका भी आई। बाहर न सिर्फ सलोनी बल्कि शोभा और सेजल भी थी। आद्विका बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और असहज हो गई। देवांश ने पलटकर एक बार अपने पीछे खड़ी आद्विका को देखा, फिर मुस्कुराकर शोभा की ओर बढ़ गया। देवांश शोभा से मिलने के बाद वहाँ से चला गया। आद्विका वापस कमरे में आ गई।
आज ही कर से बात उसका दिमाग उन सारी बातों से हटकर कुछ और सोच रहा था जो सिर्फ आज देवांश के बदले से अंदाज और बर्ताव के बारे में सोची जा रही थी। दूसरी तरफ देवांश आज आदिका से मिलने के बाद काफ़ी खुश था। उससे मिलकर आज उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। आदिका की मांग में आज भी उसके नाम का सिंदूर था। उससे इतनी नाराजगी के बावजूद आदिका ने उसे खुद से दूर नहीं किया था और ये बातें काफ़ी थी देवांश को ये बताने के लिए कि उसकी आदिका उससे नफरत नहीं करती, वो सिर्फ उससे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी वो एक दिन ज़रूर दूर कर देगा। देवांश अब रोज़ आदिका को फ़ोन करता था। शुरू में आदिका उससे बात ना करने के बहाने बनाकर फ़ोन काट देती थी, लेकिन देवांश ने भी कभी हार नहीं मानी। वो उसे फिर कॉल कर देता था और गुस्सा वो तो देवांश के लहजे में अब तक आदिका ने महसूस ही नहीं किया था। वो मानो बिल्कुल ही बदल गया था और आदिका उसके बर्ताव पर बस उलझ कर रह जाती थी। देवांश रोज़ आदिका को रात को फ़ोन किया करता था। आज भी उसने कॉल किया तो आदिका ने उठाया नहीं। आज उसका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। वो सोच रही थी सारा दिन घर में बोर होने से अच्छा कोई नौकरी ही कर ले, लेकिन उसके पापा ने इस बात के लिए मना कर दिया था। देवांश ने फिर कॉल किया तो आदिका ने अब चिढ़कर फ़ोन उठा लिया। तुम क्यों मुझे परेशान करती हो रोज़ रोज़? वो गुस्से में बोली तो देवांश एक लम्हे को चुप हो गया। उसे बहुत दुख होता था जब आदिका उससे इतने बेरुखी से बात करती थी। आदिका को भी फ़ौरन ही एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई। क्या हुआ है? देवांश ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए पूछा। कुछ भी नहीं। आदिका बताओ ना क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? उसकी आवाज़ में भारीपन महसूस किया देवांश ने इसीलिए पूछा। तुम्हें अब मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है देवांश? अब तो हम अलग हो चुके हैं। तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। आदिका की ऐसी बातें देवांश को बहुत हर्ट करती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता था। ओके, अब ये बताओ कि क्यों परेशान हो तुम? मुझसे कोई बात शेयर करके तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। देवांश ने अब भी बहुत सब्र से पूछा। बीते दिनों में जो कुछ उसके साथ हुआ उन सब ने उसकी ज़िंदगी से बहुत ही सबक सिखाए थे। मुझे जॉब करनी है लेकिन पापा ने मना कर दिया, वो बोली। देवांश तो पल को चुप हो गया। तुम सोच रहे होंगे ना कि अच्छा है मेरे पापा ने मना कर दिया, मैं कहीं जॉब करूंगी तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम खराब होगा, लोग तुम पर टोंट करेंगे। आदिका ने अपने मन की बात बताई तो देवांश ने नामे सर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। अगर तुम्हारा मन है जॉब करने का तो तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए जॉब। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बात कर सकता हूँ अंकल से, वो मान जाएंगे। वो बोला तो आदिका थोड़ा चौंकी। मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो क्या? सच बोल रहा हूँ। अभी तो रात काफ़ी हो गई है, कल बात करूंगा मैं तुम्हारे पापा से, तुम परेशान मत हो। देवांश की बात सुनकर आदिका को अच्छा लगा। उसे लगा नहीं था कि देवांश उसकी जॉब करने वाली बात से इत्तेफाक रखेगा। जैसे देवांश ने कहा था उसने प्रफुल्ल से आदिका की जॉब के लिए बात कर ली थी और चूंकि अभी भी आदिका देवांश की पत्नी थी तो वो अब उसे मना नहीं कर पाए और इस तरह आदिका को नौकरी करने की इजाज़त मिल चुकी थी, जिससे वो काफ़ी खुश थी। उसने आज खुद को देवांश से कॉल की थी। देवांश को बहुत खुशी हुई। उसने मुस्कुराकर फ़ोन उठाया। आदिका ने उसे थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया था। आज एक लंबे अरसे बाद वो अच्छे से बात कर रही थी, बल्कि खुश भी थी और उसकी खुशी महसूस कर देवांश को भी बहुत खुश थी। उसने आज महसूस किया था कि जिसे आप प्यार करते हो उसकी खुशी आपको कितनी खुशी देती है। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब आदिका की जॉब वाली बात उसके पेरेंट्स को पता चलेगी तो वो लोग आदिका से नाराज़ हो जाएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और ना ही वो आदिका को रोकना चाहता था। वो खुद चाहता था कि आदिका कोई जॉब कर ले ताकि वो पिछली सारी बातों से उभर पाए। अगर आदिका उनके ऑफिस में जॉब करती तो वो ना सिर्फ खुश होता बल्कि उसके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके जॉब करने से। लेकिन वो जानता था आदिका नहीं मानेगी और इसीलिए उसने आदिका से ऐसी कोई बात बोली भी नहीं थी कि कहीं वो उसके बात से कोई गलत मतलब निकाल ले। आदिका को अपने लिए जॉब ढूंढने में कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी क्योंकि धवल ने उसके लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने में खासी मदद की। कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन आदिका को वो जॉब अपने लिए ठीक लगी। उसने अब जॉब पर जाना शुरू कर दिया। सुबह धवल उसे ऑफिस छोड़ते हुए जाता था और शाम को वो खुद वापस आ जाती थी। देवांश एक बार भी नहीं आया था लेकिन उसे फ़ोन रोज़ करता था। आदिका उससे अच्छे से बात किया करती थी और ये बात देवांश को अच्छी लगती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब आदिका उसे माफ़ करेगी। आदिका की जॉब की खबर देवांश ने अपने घर में नहीं बताई थी, लेकिन जिग्नेश तक ये खबर कुछ जानने वालों ने पहुंचा दी थी। वो पहले तो हैरान हुआ था लेकिन फिर उसे आदिका पर तेज़ गुस्सा आया। उसे समाज में अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी और आदिका के जॉब करने से वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही थी। खराकर उसने देवांश से बात की लेकिन उसने साफ कह दिया था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता और ना ही उससे आदिका से जॉब करने से कोई प्रॉब्लम है। इस पर जिग्नेश ने आज एक बार फिर उसे आदिका को तलाक देने की बात कह दी थी। आज जिग्नेश और देवांश के बीच थोड़ी बहस हो गई। देवांश का मूड कुछ उखड़ा हुआ था, इसीलिए उसने आज आदिका को फ़ोन नहीं किया। आदिका देर रात तक देवांश के फ़ोन का इंतज़ार करती रही लेकिन देवांश का फ़ोन नहीं आया। वो रोज़ फ़ोन करता था, इसीलिए आदिका को भी एक आदत सी हो गई थी उसके फ़ोन कॉल की। और आज जब देवांश का फ़ोन नहीं आया तो बहुत अजीब लग रहा था उसे। वो देर रात तक जागती रही। एक लम्हे को ख्याल आया कि वो फ़ोन कर ले लेकिन फिर उसने नहीं किया। शायद नाराज़गी की दीवार बीच में आ गई थी।
अगले दिन भी वो अनजाने तौर पर देवांश के कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन देवांश का फ़ोन नहीं आया। वो शाम को ऑफिस से निकलकर बाहर रोड पर आ गई। उसने ऑटो रुकवाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने ज़ोर से उसका नाम पुकारा। पीछे मुड़ी तो देखा उससे कुछ ही दूरी पर माही खड़ी थी। आद्विका उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गई, जबकि माही भाग कर आई और आद्विका के गले लग गई। आद्विका ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। कैसी हो तुम? माही ने उससे दूर होकर पूछा। एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? आद्विका ने उसके चेहरे को छू कर पूछा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है। कैसी गुड न्यूज़? मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ, वो चहकते हुए बोली तो आद्विका के चेहरे पर हैरत भरी खुशी छा गई। सच? उसने फिर पूछा तो माही ने हाँ में सर हिलाया। मैं कल ही राजकोट आई थी, कल तुमसे मिलने आने वाली थी और देखो तुम आज मुझे यहाँ मिल गई। वो बहुत खुश थी। वैसे तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही थी? माही ने पूछा। मैं यहाँ पास ही में जॉब करती हूँ। अच्छा, अभी ना तुम देवांश को फ़ोन करो, उससे बोलो कि आज तुम्हें घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। माही ने कहा तो आद्विका मना नहीं कर पाई। वो कुछ वक्त माही के साथ बिताना चाहती थी। माही ने उसे अपने बारे में बहुत सी बातें बताई। उसकी शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली थी। मयंक से माही की मुलाकात मुंबई में हुई थी और वो वहीं दोनों पहले दोस्त बने, और फिर जब उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा तो उन्होंने शादी करने का मन बना लिया। माही बहुत खुश थी। आद्विका उसकी खुशी कम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने और देवांश के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। आद्विका घर आई तो देवांश के ख्याल एक बार फिर से उस पर हावी हो गई। आज तो उसने देवांश को कॉल करने का पक्का इरादा करके फ़ोन उठा ही लिया, लेकिन तभी देवांश की कॉल आ गई। आद्विका के चेहरे पर एक अनकही सी खुशी छा गई थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। देवांश आज फिर उससे उसी के बारे में पूछ रहा था और वो उसके सवालों के जवाब भी दे रही थी, लेकिन आज देवांश की बातों में उसे एक मायूसी सी महसूस हो रही थी। वो पूछना चाहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूछ ही नहीं पाई। देवांश ने भी ज़्यादा देर बात नहीं की और फिर फ़ोन रख दिया। आद्विका उसके लिए थोड़ी परेशान हो उठी। अगले दिन जो ऑफिस गई तो शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसे माही मिली। आद्विका मुस्कुराकर उसके पास आ गई, लेकिन माही का चेहरा बिल्कुल सपाट था। मुझे नहीं पता था आद्विका कि हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब तुम मुझसे अपनी परेशानियां भी छुपाओगी। क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुम और देवांश साथ नहीं हो, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? माही ने गुस्से में पूछा तो आद्विका ने उसे देखा। वो तो कल बातों बातों में मम्मा ने मुझे बता दिया कि तुम देवांश का घर छोड़कर चली गई थी, वरना तुम्हारा तो कोई इरादा भी नहीं था मुझे कुछ बताने का। ऐसी बात नहीं है माही, तुम बहुत खुश थी, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी। वैसे भी अब उन सब बातों में मुझे कुछ नहीं रखा। आद्विका, ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे और देवांश के बीच कि तुमने उससे अलग होने का फैसला कर लिया? माही ने सवाल किया। आद्विका की आंखों के आगे वो वक्त फिर से घूम गया। उसकी आंखें पनीली हो गई। रहने दो माही, उन बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। आद्विका उसे टालना चाह रही थी, लेकिन माही ने भी उसे अपनी कसम दे दी तो मजबूरन आद्विका को उसे अपने और देवांश के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब बताना पड़ा। माही स्तब्ध खड़ी, आद्विका की आंखों में आंसू थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें उस देवांश से मिलने भेजती और ना ही तुम्हारे साथ ये सब होता। सब मेरी गलती है, मैं दोषी हूँ तुम्हारी। वो बोलते हुए रो पड़ी। नहीं माही, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ जो हुआ वो मेरे नसीब में लिखा था। इसमें मैं या तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करो। मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। तुम भी भूल जाओ और अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। आद्विका ने उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा, लेकिन माही अभी भी खुद को दोषी मान रही थी। घर जाकर उसने रेनू को सारी सच्चाई बताई। वो सिर्फ इतना ही जानती थी कि देवांश और आद्विका साथ नहीं रहती। इसके अलावा उसे कुछ और नहीं पता था। माही की बातें सुनकर वो शॉक्ड होने के साथ साथ शर्मिंदा भी हो गई थी। एक वक्त था जब उसने आद्विका को गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे आद्विका ने माही को देवांश से बचा लिया था। आद्विका देवांश के बारे में सोच रही थी। वो क्यों परेशान था, ये सवाल उसे अब परेशान कर रहा था। इतने दिनों से वो उससे बात कर रहा था, लेकिन अपने बारे में कोई बात नहीं करता था। उसे सिर्फ आद्विका के बारे में ही पूछता था। आद्विका की पूरी रात आंखों में कटी। कुछ था जो उसके मन को बेचैन कर रहा था। तो आद्विका ने कुछ हिम्मत करके क्यारा को फ़ोन किया और उससे देवांश के बारे में पूछा। क्यारा ने जब उसका नंबर देखा तो वो फ़ोन उठाकर उसे काफ़ी कुछ सुनाना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से उनके घर में बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन जब आद्विका ने देवांश के बारे में पूछा तो वो कुछ बोल नहीं पाई। सच तो ये था कि वो भी चाहती थी कि आद्विका देवांश की ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसने देखा था अपने भाई को उसके लिए तड़पते हुए। से गई थी, उसका भाई खुश नहीं था। डैड को आपकी जॉब करने के बारे में पता चल गया था। आप उनके किसी ऑफिस में काम करती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती हैं, जिसकी वजह से डैड से सवाल किए जाते हैं कि खुद का इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी उनकी बहू एक मामूली सी नौकरी क्यों करती है। क्या उनके बेटे बहू अलग हो गए हैं? अगर हाँ तो इसका कारण क्या है? ऐसे बहुत से सवाल न सिर्फ डैड से बल्कि मॉम और भाई से भी किए जाते हैं, और इन सब की वजह से डैड की रेपुटेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है। 2 दिन पहले डैड ने भाई को आपको डाइवोर्स देने को बोल दिया था।
इस वजह से भाई और डैड के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया। शायद इसीलिए वो स्ट्रेस में है। कियारा ने कहते हुए गहरी सांस ली। आद्विका कुछ बोल नहीं पाई। एक अजीब से एहसास से वो घिर गई थी। आई नो भाई से गलती हुई है, लेकिन जितना लॉस आपका हुआ है उतना उनका भी हुआ है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, वो शायद हर इंसान को नहीं होता। बाकी लाइफ आपकी है, डिसीजन भी आपका ही होगा, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार भाई के बारे में ज़रूर सोचिएगा। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। कियारा उसकी खामोशी महसूस करके आगे बोली और फिर फ़ोन रख दिया। आद्विका का दिल अचानक ही बहुत बेचैन हो गया था। ना जाने क्यों, लेकिन देवांश की फिक्र बहुत ज़्यादा होने लगी थी। क्या हुआ? उसे परेशान देख शोभा ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, मैं बस ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, उसने टालते हुए कहा। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, धवल भी तैयार हो गया है, शोभा ने कहा और फिर वहाँ से चली गई। तो सारा दिन बस देवांश को सोचती रही। एक बार उसे फ़ोन भी किया, लेकिन देवांश ने नहीं उठाया। शाम तक उसने देवांश को फ़ोन का इंतज़ार किया, लेकिन जब उसका कोई फ़ोन नहीं आया तो वो कोई बहाना बनाकर ऑफिस से जल्दी ही निकल गई। घर पर उसने फ़ोन करके ये बता दिया था कि उसे आज ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है, इसीलिए वो थोड़ा लेट आएगी। लेकिन शोभा ने उसे जल्दी ही आने को बोल दिया था, क्योंकि आज दोपहर से बहुत बारिश हो रही थी। टू बी कंटिन्यूड।